नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा है। ये टॉपिक है H1B वीज़ा। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि H1B वीज़ा होता क्या है और इंडिया पे इसके क्या-क्या इम्पैक्ट्स हैं। ये इम्पैक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये इम्पैक्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। H1B वीज़ा के संबंध में रीसेंट ट्रेंड्स क्या रहे हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे और फिर अंतिम में हम देखेंगे कि वीज़ा के और कौन-कौन से टाइप्स हैं जो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर हम H1B वीज़ा की बात करें तो ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो यूएस कंपनीज को अलाउ करता है कि वो फॉरेन वर्कर्स जो किसी न किसी स्किल में स्पेशलाइज्ड हैं उनको एम्प्लॉय कर सके। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का मतलब ये वीज़ा किसी देश में अप्रवास के लिए नहीं, बल्कि केवल कुछ समय के लिए फॉरेन एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है। यानी इमिग्रेंट ऐसे लोग होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं। तो ये वीज़ा किसी ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा, जो किसी दूसरे देश में रहने के लिए गए हैं। इसलिए H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, ठीक है? फिर H1B वीज़ा जो है ये प्राइमरीली आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में यूज़ होता है। H1B वीज़ा के वैलिडिटी की बात करें, तो ये 3 साल तक वैलिड होता है, लेकिन इसको 6 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये था हमारा H1B वीज़ा। अगर हम H1B वर्कफ़ोर्स के में इंडिया के कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो जितने भी H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, उनमें से 70% इंडियंस हैं। यानी कि अगर 100 लोगों के पास H1B वीज़ा है, तो उनमें से 70 लोग इंडियंस हैं। उनमें भी जो मेजॉरिटी है, वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं और भारत की 3 कंपनीज़ इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो इस आईटी सेक्टर को लीड करती है। इन 3 कंपनियों से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो है H1B वीज़ा को एक्वायर करते हैं और दूसरे यूएस जाते हैं काम करने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूएस की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंडिया एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब H1B वीज़ा के पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, तो उसका सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें रेमिटेंसेस के रूप में देखने को मिलता है। दरअसल जो H1B वर्कर्स हैं, वो इंडियन इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम यूएन के वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की बात करें, तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज़ टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस, यानी दुनिया भर में अगर किसी भी देश में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, तो वो इंडिया है। फिर H1B वीज़ा का दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में देखने को मिलता है। जब हमारे यहाँ के इंजीनियर्स या हमारे यहाँ के जो भी आईटी वर्कर्स हैं, उनको ग्लोबल वर्क एनवायरनमेंट का एक्सपोज़र मिलता है, तो उनकी स्किल्स एनहांस होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है, जो 3 साल होता है। तो 3 साल के बाद ये जो एम्प्लॉयी H1B वीज़ा पे बाहर काम करने के लिए गए हैं और जिन्होंने अपनी स्किल्स को एनहांस किया है, वो 3 साल के बाद तो वापस अपने ओरिजिन कंट्री में आएँगे। वापस अगर इंडिया से अगर गए हैं, माफ़ कीजिएगा, इंडिया से अगर गए हैं तो वो वापस इंडिया में ही आएँगे। तो आप सोचिए, अगर वो एनहांस्ड स्किल्स के साथ इंडिया में आएँगे, तो इससे हमारे इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा? हमारे यहाँ प्रोडक्शन को कितना बूस्ट मिलेगा? और तीसरा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो है कि H1B वीज़ा के बारे में जो इंडिया का डोमिनेशन है, उस डोमिनेशन ने इंडिया का टैलेंट हब के रूप में जो इमेज है, उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया है और इंडिया के रेप्यूटेशन को एनहांस किया है। यानी कि पूरे विश्व में सबको पता है कि इंडिया एक ऐसा देश है, जहाँ पे टैलेंट्स की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से H1B जो वीज़ा है, उसने हमारे टैलेंट हब के इमेज को स्ट्रेंथन किया है और वैश्विक पटल पर जो इंडिया का रेप्यूटेशन है, उस रेप्यूटेशन को भी एनहांस करने का काम किया है।
फिर इसका एक अलग पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखते हैं, वो ये कि जब H1B वीज़ा होल्डर्स हमारे यहाँ वापस आते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट तो लेके आते ही हैं। यहाँ के लोगों को भी उन स्किल्स को सिखाते हैं जो वहाँ से सीख के आते हैं, और फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देते हैं। और जब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, तो इससे फिर रोज़गार बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इस प्रकार ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स H1B वीज़ा के हम देखते हैं। अब H1B वीज़ा का सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं है। H1B वीज़ा के साथ बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट और चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ब्रेन ड्रेन का है। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि हमारे देश के लोग हमारे संसाधनों का उपयोग करके जब कुशल बन जाते हैं और वो काम बाहर जाकर करते हैं, यानी हमारे देश के संसाधनों पर अर्जित ज्ञान से वो दूसरे देश में जाके अपनी सेवा दे रहे हैं, इसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इससे क्या होता है, अब H1B वीज़ा जो है, इसके माध्यम से हमारे देश से ब्रेन ड्रेन होता है। हम अपने देश के हाइली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को लूज़ कर जाते हैं। यानी हमारे देश में जो ऐसे-ऐसे लोग, जिनके पास बहुत ज़्यादा कौशल है, वो क्या करते हैं, अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ के तलाश में वो बाहर चले जाते हैं। तो इससे ब्रेन ड्रेन होता है। दूसरा चैलेंज है कि हमारा ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़। हमारे देश में बेरोज़गारी की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, और बेरोज़गारी की समस्या को सरकार अपने स्तर तक हल करने का प्रयास भी करती है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हम विदेशी अवसरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। और इस निर्भरता ने H1B वीज़ा को एक्वायर करने की जो टेंडेंसी है, इसको हमेशा बढ़ा के रखा है, और इस डिपेंडेंसीज़ के कारण भी हमारा ब्रेन ड्रेन होता है। तो ये सारे जो चैलेंजेस आपस में जुड़े हुए होंगे। फिर H1B वीज़ा के साथ दूसरा चैलेंज ये है कि अगर यूएस अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ में कोई भी चेंज करता है, तो इससे एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है। जो भी हमारे देश के स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो बाहर जाकर अवसरों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बाहर जाकर बेहतर रोज़गार पाना चाहते हैं, तो उन्हें एक अनिश्चितता की स्थिति का सामना करना पड़ता है कि यूएस की अब अगली नीति क्या होगी? क्या हमारे वो अवसर छिन जाएँगे? क्या हम ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर पाएँगे? और इस अनसर्टेनिटी की वजह से एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, एक अस्थिरता क्रिएट होती है। फिर जब भी यूएस की वीज़ा पॉलिसी इंडिया के फ़ेवर में नहीं होगी, तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि इंडिया एक टैलेंट हब है, तो यूएस की वीज़ा पॉलिसी जब इंडिया के फ़ेवर में नहीं होगी, है ना? तो इंडिया-यूएस रिलेशन में टेंशन आएगा। यानी कि ये कि इंडिया चाहेगा कि हमारे देश के जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, एक तो उन्हें जो ग्लोबल जो वो पहले ग्लोबली compete कर पाते थे, वो compete करते रहे, ताकि बाद में जब वो हमारे देश में आए तो उसका फ़ायदा हमारे देश को मिले। तो इसलिए इंडिया यूएस टेंशन की भी बात सामने आती है, जब यूएस की वीज़ा पॉलिसी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो H1B वीज़ा से जुड़े हुए हैं। फिर H1B वीज़ा में रीसेंट ट्रेंड्स और चेंजेस क्या रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें, तो अब यूएस ने एक टाइटर वीज़ा नॉर्म्स को अपनाना शुरू किया है और स्क्रूटनी को बढ़ा दिया है। यानी किसको दिया जाए, कितना दिया जाए, इन सारी बातों पे अब यूएस का ज़्यादा फोकस रहने लग गया है। और उन्होंने अब पहले H1B वीज़ा जितनी आसानी से मिलता था, अब वो उतनी आसानी से नहीं मिल पाता। तो उन्होंने टाइटर वीज़ा नॉर्म्स को भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। फिर यूएस की कंपनीज़ ने अब लोकली हायरिंग करनी शुरू कर दी है। यानी अब वो फॉरेन प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय करने की बजाय वो लोकल हायरिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर अब अगला ट्रेंड ये देखते हैं कि अब इंडिया में भी स्टार्टअप कल्चर शुरू हो चुका है। काफ़ी मात्रा में रोज़गार भी क्रिएट हो रहे हैं। तो जो राइज़ ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स है, उसने इंडिया के टैलेंट को डोमेस्टिकली रिटेन करना शुरू कर दिया है। ये रीसेंट ट्रेंड्स हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में क्या-क्या चल रहे हैं। इस प्रकार अगर हम कॉन्क्लूजन पे आएँ, तो हम ये देखते हैं कि H1B वीज़ा का पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है इंडिया पे। और इंडिया को एक बैलेंस्ड पॉलिसी लेके चलने की ज़रूरत है, ताकि हम ब्रेन ड्रेन को तो मिटिगेट कर ही सकें। यानी ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है, उसका भी समाधान कर सकें, और जो वैश्विक रूप से अवसर उपलब्ध हैं, उसका भी फ़ायदा उठा सकें।
यानी हमारे देश के ऐसे लोग जो वैश्विक रूप में उपलब्ध अवसरों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इंडिया ऐसे लोगों को नहीं रोकेगा भी नहीं और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर जाने से भी रोकेगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलनी चाहिए, हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। फिर अभी डोमेस्टिक अपॉर्च्युनिटीज़ को प्रमोट करने की बात चल रही है। अभी डोमेस्टिक अपॉर्च्युनिटीज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि जो फॉरेन वीज़ाज़ है, उस पे हमारी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो सके। इस प्रकार हमने H-1B वीज़ा के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने का प्रयास किया। अब H-1B वीज़ा के अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूएस के वर्क वीज़ा भी होते हैं। हम इस पर एक ऐसी सरसरी निगाह डाल लेते हैं बस। एल वीज़ा क्या होता है? जब इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है, यानी 2 कंपनियों के बीच में आपस में एम्प्लॉइज़ का ट्रांसफ़र होता है, तो उनके लिए एल वीज़ा इश्यू किया जाता है। H-1B वीज़ा हमने अभी डिस्कस कर लिया। फिर H-1B1 वीज़ा जो होता है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इश्यू होता है। H-2A वीज़ा टेम्पररी एग्रीकल्चर वर्कर अगर यूएस जाना चाहता है, तो उसके लिए H-2A वीज़ा इश्यू होगा। फिर टेम्पररी नॉन एग्रीकल्चर वर्कर अगर यूएस जाना चाहता है, तो उसके लिए H-2B वीज़ा इश्यू होगा। फिर अगर कोई ट्रेनी या स्पेशल एजुकेशन विजिटर है, उसके लिए H-3 वीज़ा इश्यू होगा। ओ वीज़ा किसी इंडिविजुअल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी या उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, उसके लिए ओ वीज़ा इश्यू होता है। फिर इंडिविजुअल या टीम एथलीट या फिर किसी एंटरटेनमेंट ग्रुप के मेंबर के लिए P-1 वीज़ा इश्यू होता है। P-2 वीज़ा किसी आर्टिस्ट या एंटरटेनर के लिए होता है। P-3 भी आर्टिस्ट के लिए ही होता है। और जो Q-1 वीज़ा है, ये ऐसे पार्टिसिपेंट के लिए इश्यू किया जाता है जो किसी इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ को देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप H-1 वीज़ा के साथ इंडिया के अच्छे और बुरे को समझ पाए होंगे। इसके पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को समझ पाए होंगे और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उस बात को भी आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ऐसी छोटी-छोटी वीडियोज़ लाता रहूँगा, ताकि आप भी इन सारी चीज़ों से अवगत हो पाएँ कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। मिलते हैं अगले किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।